वेलकम फ्रेंड्स। आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, जर्नल साइंस स्पेशल एसएससी जीडी परीक्षा की दृष्टि से जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो सभी मैं आपको सफलता की ओर कदम सीरीज में सोल्व करा रहा हूं। तो मेरे दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन आता है मित्रों कि सभी सजीव जीवों को व्हीटेकर द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत समूहों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए मित्रों, आर एच व्हीटेकर जो वैज्ञानिक हुआ था, आर एच व्हीटेकर वैज्ञानिक ने 1969 में कब 1969 में जीवों को 5 जगतों में बांटा। तो इसका आंसर तो क्या आ जाएगा मित्रों? 5 जगत। कितने जगतों में बांटा? 5 जगतों में जीवों को। अब ये 5 जगत कौन कौन से? देखिए, 5 जगत है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और पांचवा जो जगत होगा मित्रों वो क्या होगा? एनीमेलिया। अब देखिए दोस्तों, मोनेरा में कौन से जीव आते हैं? मोनेरा में प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। कैसे जीव आते हैं दोस्तों? मोनेरा में प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, जैसे कि बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। प्रोटिस्टा में कौन से जीव आते हैं? प्रोटिस्टा में मेरे मित्रों एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं। अब प्रोकैरियोटिक कौन से जीव होते हैं दोस्तों? जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। और यूकेरियोटिक कौन से होते हैं? जिनमें केंद्रक पाया जाता है। फंजाई में कौन से जीव आते हैं? फंजाई में समस्त जो कवक है वे आते हैं दोस्तों। और प्लांटी में पादप जगत के जितने भी जीव है वे सभी आते हैं। और एनिमेलिया में जंतु जगत के जीव आते हैं। अब पादप जगत को भी 5 भागों में बांटा है मेरे मित्रों। संघ 5 संघों में बांटा है। वो संघ है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और जंतु जगत को 12 संघों में बांटा है। 12 संघ जैसे कि पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिंथेस, एस्केल्मिंथेस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा। इस प्रकार आर एच व्हीटेकर द्वारा जीवों का वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मित्रों, देखिए, ये सभी सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, एसएससी जीडी की पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। तो इनको ज्यादा से ज्यादा देखें, एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें, क्योंकि एक स्किप हुआ और वही आपकी समझ नहीं आया और वही पेपर में आ गया तो वही गलत हो जाएगा या रह जाएगा। और एक एक पॉइंट की आज के टाइम में बड़ा रोल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है मेरे मित्रों कि अम्लीय तथा क्षारीय तत्वों के निर्धारण के लिए हम लिटमस पत्र अथवा किसका उपयोग कर सकते हैं? तो लिटमस पत्र के अलावा किसका उपयोग कर सकते हैं मेरे मित्रों? हल्दी का। अब देखिए, अब लिटमस पत्र में कौन सा लिटमस किस प्रकार पे, कौन सा अम्ल किस प्रकार रंग देता है, क्षार किस देता है? तो इसको याद करने का एक आसान सा तरीका है अनिल। क्या याद करने का तरीका है मित्रों? अनिल। अनिल से याद ऐसे याद कीजिए। देखिए, अनिल में एफ हो गया अम्ल, नी से हो गया नीला और ले से हो गया लाल। तो कैसे आया? जो अम्ल होते हैं मित्रों वो नीला लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। तो क्षार क्या हो जाएगा? क्षार उल्टा हो जाएगा, क्षार लाल लिटमस को नीले लिटमस में परिवर्तित कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है मित्रों, देखिए, इन क्वेश्चनों को आप देखकर सोच रहे होंगे कि ये एसएससी जीडी परीक्षा की दृष्टि से अधिक लेवल के हैं, लेकिन मित्रों ये सभी एसएससी जीडी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। क्या क्वेश्चन आता है मेरे मित्रों कि प्रजनन में अंतर्निहित भिन्नता लैंगिक प्रजनन और डैश की विफलता के कारण होती है। प्रजनन में जो भिन्नता आती है, संतति भिन्न पैदा होती है, वो लैंगिक प्रजनन तो होती ही होती है। लैंगिक प्रजनन तो है ही उसका कारण। इसके अलावा दूसरा कारण क्या है? ऑप्शन है आपके जैसे डीएनए की कॉपी के कारण, गुणन के कारण, मिलान के कारण और विभाजन के कारण। तो क्या किसके कारण आएगी विभिन्नता मित्रों? लैंगिक प्रजनन और डीएनए के कॉपी के कारण। जबकि जो अलैंगिक जीव होते हैं, अलैंगिक प्रजनन से, जनन से जो जीव उत्पन्न होते हैं वो क्लोन होते हैं। वो आपस में उनकी पैतृक और संतति समान पाई जाती है।
नेक्स्ट जो मित्रों क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि स्थलीय पारिस्थितिकी में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की कितनी ऊर्जा का लगभग ग्रहण करते हैं? तो कितनी ऊर्जा का ग्रहण करते हैं? 1% का। कितनी का करते हैं मेरे मित्रों? 1% का। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना से कर सकते हैं। विद्युत चालक में मित्रों विद्युत धारा की तुलना हम किससे कर सकते हैं? नदी में जो बह रही जल धाराएं होती है उनसे विद्युत चालकों में विद्युत धारा भी इसी प्रकार बही जाती है जिस प्रकार नदी में जल धारा बहती रहती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे मित्रों कि एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है क्या है? तो देखिए धारा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एमीटर का। किसका उपयोग किया जाता है? एमीटर का। अब थर्मामीटर का उपयोग किसका दिया नापने में किया जाएगा मित्रों? तापमान को नापने में। जायरोस्कोप क्या होता है? देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। जायरोस्कोप का संबंध होता है घूर्णी गति से। किससे संबंधित है मित्रों? घूर्णी गति से, जो कि कोणीय संवेग पर आधारित है। जो कि कोणीय संवेग पर आधारित है और इसके द्वारा क्या नापा जाता है? कोण नापा जाता है। नेक्स्ट जो मित्रों पर आते हैं वो क्या आता है कि स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति होती है। देखिए ये भी एसएससी जीडी जो परीक्षा हुई थी 2019 में उसमें उसमें पूछा गया है। देखिए अब क्वेश्चन को किस प्रकार घुमाया गया है। अब स्वाद में जो खट्टे खाद्य पदार्थ की प्रकृति क्या होती है? जो खट्टे खाद्य पदार्थ होते हैं उन खाद्य पदार्थों को क्या कहते हैं? अम्ल। लेकिन उनकी प्रकृति कैसी आ जाएगी? अम्लीय। नेक्स्ट आता है मेरे मित्रों कि कैटेनेशन का गुण किसमें सबसे अधिक आसानी से प्रबल होता है? कैटेनेशन क्या होती है? कैटेनेशन को दोस्तों हिंदी में बोला जाता है श्रृंखलन। क्या बोला जाता है मेरे मित्रों? कैटेनेशन अर्थात श्रृंखलन अर्थात श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति। तो श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति किन में पाई जाती है? देखिए जो तत्व सहसंयोजी बंध का निर्माण सबसे ज्यादा करता है, सहसंयोजी जो बंध का निर्माण तत्व सबसे ज्यादा करता है उसमें कैटेनेशन की प्रवृत्ति या श्रृंखलन की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा पाई जाती है। और सहसंयोजी बंध अर्थात पूरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें सबसे ज्यादा जो स्थिति बनाता है वो कौन बनाता है? कार्बन। कौन बनाता है दोस्तों? कार्बन। तो कार्बन में कैटेनेशन की अधिक प्रवृत्ति पाई जाती है, श्रृंखलन का सबसे अधिक गुण पाया जाता है। जब श्रृंखलन के गुण की बात करते हैं हम तो श्रृंखलन का गुण एक जो वर्ग होता है उसमें ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? घटता जाता है। जैसे कार्बन में कैटेनेशन का गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसके बाद सिलिकॉन में पाया जाता है, इसके बाद जर्मेनियम, फिर टिन और फिर पीबी में पाया जाता है। अब ये कौन से वर्ग के तत्व है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कार्बन की कितनी संयोजकता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? परमाणु क्रमांक जिसे जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? और कार्बन की जो संयोजकता है वो कितनी है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे मित्रों कि स्वाद में कड़वे खाद्य पदार्थों की प्रकृति होती है। अब देखिए कड़वे जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन कड़वे खाद्य पदार्थों को बोला जाता है क्षारीय। लेकिन जो उनकी प्रकृति की बात कर ले देंगे तो उनकी प्रकृति कैसी हो जाएगी मेरे मित्रों? क्षारकीय। कैसी हो जाएगी? क्षारकीय। और आपको ऑप्शन में देखिए दोनों दिए गए हैं, क्षारीय और क्षारकीय। अब ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पेपर की दृष्टि से आप देख सकते हो, आप अनुमान लगा सकते हो कि किस प्रकार के पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद उस टॉपिक के पीवाईक्यू सॉल्व करना वेरी इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू सॉल्व करने से उस टॉपिक की बेसिक नॉलेज आपकी कंप्लीट होती है। आपको पता चलता है कि पेपर में किस पेपर में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये एसएससी जीडी के इंपॉर्टेंट है। तो एसएससी जीडी में कहाँ से क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं। आजकल वो जमाना नहीं है कि सीधे क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि स्वाद में कड़वे पदार्थ तो को क्या कहते हैं। तो ये जमाना पुराना हो चुका है, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। तो अब जैसे इनमें घुमाने के लिए दोनों ऑप्शन दे दिए, क्षारीय भी और क्षारकीय भी। अब कड़वे खाद्य पदार्थ जो देखेगा वो तुरंत क्षारीय कर जाएगा, जबकि आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्षारकीय। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है मेरे मित्रों वो आता है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को
किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में अर्थात केमिकल ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब आप ये देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है। वायुमंडल में CO2 पाई जाती है और वायुमंडल में जल वाष्प पाई जाती है। CO2 और H2O का स्थिरीकरण के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, क्या मेरे दोस्तों, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? C6H12O6 और प्लस O2 का निर्माण करता है। ये क्या है दोस्तों? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। और ये ग्लूकोज क्या होता है? ये एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि क्या होता है? पादपों का भोजन। इसका निर्माण करता है जिसमें प्रकाश ऊर्जा को वह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा किन पदार्थों का उत्पादन किया जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, किसकी उपस्थिति में संपन्न होती है। तो क्या आ जाएगा? क्लोरोफिल। और किस पदार्थ का निर्माण किया जाएगा? ग्लूकोज और ऑक्सीजन का। अब एक अभिक्रिया होती है मेरे मित्रों पादपों में ही दहन की अभिक्रिया, या जिसे हम कह सकते हैं कि श्वेसन की अभिक्रिया। तो श्वेसन की अभिक्रिया में क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। श्वेसन की अभिक्रिया कौन सी होती है, इसमें क्या ग्लूकोज विखंडित होता है या ग्लूकोज का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने पर दूध की वैधता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो ये तो ऐसी सवाल है जिसे हम बचपन से पढ़े जा रहे हैं। क्या पढ़े जा रहे हैं कि जब हम दूध को गर्म करते हैं तो दूध को गर्म करते तुरंत ठंडा ठंडा करने पर, तुरंत दूध को गर्म करने के बाद उसको ठंडा पिया जाता है, तो ठंडा करने पर उसके जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। जीवाणु नष्ट होने की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? पाश्चुरीकरण। क्या कहा जाता है? पाश्चुरीकरण। अब वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होती है? पौधों में जो पत्तियां होती हैं, रंध्रों के द्वारा सूर्य के प्रकाश के द्वारा जल का उत्सर्जन क्या है? वाष्पीकरण। एक शब्द है दोस्तों हाइड्रोजनीकरण। अब हाइड्रोजनीकरण क्या होता है? वनस्पति तेल का वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण। क्या होगा दोस्तों? हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। इसमें जो असंतृप्त वनस्पति तेल होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, और जब वनस्पति घी का निर्माण होता है तो ये कैसा हो जाता है दोस्तों? संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाता है, जिसमें बंध क्या टूट जाते हैं। यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में संपन्न होती है? यह अभिक्रिया निकिल और H2 की उपस्थिति में संपन्न होती है, जो कि उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मेरे दोस्तों वो क्या आता है कि किसी सफेद कपड़े में लगा करी का दाग साबुन लगाने पर लाल भूरे रंग में बदल जाता है, क्योंकि साबुन की प्रकृति कैसी होती है? तो साबुन, जिसे धावन सोडा वो बोला जाता है, जो मुख्यतः क्या होता है, जिसका रासायनिक सूत्र की अगर हम बात करें तो Na2CO3 डॉट 10H2O होता है, जिसकी प्रकृति कैसी पाई जाती है। अब देखिए Na, इसका निर्माण किससे होता है? NaOH से होता है। NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार का क्या है? एक क्षार है। और क्षार भी कैसा है? ये एक प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार है तो इसका पीएच का मान कितना पाया जाएगा? पीएच का मान 14 पाया जाता है। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी दोस्तों? क्षारकीय प्रकृति हो जाएगी। अब देखिए क्षारीय और क्षारकीय में कंफ्यूज नहीं होना है। जब प्रकृति की बात करता है तो क्या आती है? क्षारकीय। और जब बिना प्रकृति नहीं करता है तो क्षारीय। एक याद रखिए दोस्तों, पीएच की जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से कम पाया जाता है वो पदार्थ कैसा होता है? अम्लीय होता है। जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा पाया जाता है वो पदार्थ कैसा होता है? क्षारीय होता है। जिसका पीएच मान 7 होता है वो पदार्थ कैसा होता है मेरे मित्रों? उदासीन होता है। ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो, ताकि आने वाले पेपर में आपका जीके वाला पार्ट
बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए और पेपर के लगभग 90 से 95% आपके क्वेश्चन सही हो जाए। दोस्तों, कोई ऐसी किताब नहीं बनी जो आपको 100% सवाल सही करा सके और ना ही इतना आपको याद होने रहे। यदि आप जीके के 70% क्वेश्चन भी सही कर देते हो तो आपकी सफलता निश्चित है। आपको एसएससी जीडी परीक्षा में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे मित्रों, क्या आता है कि हम जिन वस्तुओं का उपयोग या उपभोग करते हैं खालिस्तान को छोड़कर सभी पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों से प्राप्त किए जाते हैं। तो किससे प्राप्त किए जाते हैं? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से प्राप्त किए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापने के लिए प्रयुक्त मापक कहलाता है। तो विभवांतर को किसके द्वारा नापा जाता है मेरे मित्रों? वोल्ट मीटर के द्वारा। किसके द्वारा नापा जाता है? वोल्ट मीटर के द्वारा। अब देखो, थर्मामीटर के द्वारा क्या नापा जाता है? तापमान नापा जाता है। जायरोस्कोप के द्वारा क्या नापा जाता है? घूर्णन कोण कह सकते हैं हम, या घूर्णी। ये एक इस प्रकार का यंत्र होता है, देखिए, गोला गोला सा, और इस प्रकार एक ये गोल, और ये इस प्रकार गोल, और ये स्टैंड, ऐसा होता है। क्या होता है? ये जायरोस्कोप का सचित्र है। नेक्स्ट आता है मित्रों कि मानव लिंग गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारण करते हैं जहां एक्स एक्स परिणाम है। एक्स एक्स का मतलब है ये इस प्रकार का एक्स। क्या है? एक्स एक्स। देखिए, एक्स एक्स क्या होता है? एक्स एक्स जो गुणसूत्र पाया जाता है ये मादा का पाया जाता है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा लड़की। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार मानव में लिंग का निर्धारण किया जाता है। देखिए, ये होती है मादा, और एक्स वाई क्या होता है? पुरुष, अर्थात नर। तो मुख्यतः नर का संतति किस प्रकार होगी, इसके निर्धारण में किसका योगदान होता है? नर का योगदान होता है। जब नर और मादा का संगम होता है, संगम से क्या होता है? युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, जो कि कैसा होता है? 2n होता है। तो इसमें से देखिए, जब ये एक्स 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 से भिड़ेगा तो एक्स एक्स बन जाएगा, और ये एक्स जब वाई से भिड़ता है तो क्या हो गया? एक्स वाई हो गया। फिर ये एक्स एक्स से भिड़ा तो एक्स एक्स हुआ, और ये एक्स एक्स वाई वाई से भिड़ा तो एक्स वाई हुआ। तो अब आप देख सकते हैं इनके क्रॉस के द्वारा किसका निर्माण हो रहा है? संतति बन रही है। तो मुख्य किसका योगदान है? नर का योगदान है। नर के गुणसूत्रों के द्वारा, नर के लिंग गुणसूत्रों के द्वारा ही यह निर्धारण होता है कि जो संतति होगी वो नर होगी या मादा। अब ट्रांसजेंडर की स्थिति कैसी होती है दोस्तों? जब यदि क्रॉसिंग ओवर हो जाता है और किसी भी जनन के समय एक्स गुणसूत्र की मात्रा, एक्स गुणसूत्र अधिक हो जाता है, तो ऐसी स्थिति को क्या बोला जाता है? ट्रांसजेंडर बोला जाता है। जब, मतलब ये कह सकते हैं हम कि जो नर है उसमें एक एक्स गुणसूत्र की अधिकता के कारण मादा के लक्षण आ जाते हैं, तो ये क्या कहलाती है? ट्रांसजेंडर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को नष्ट करता है? देखिए, ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, 1x की स्पीड में देखें, और हो सके तो आप इनको याद करना, लिखने की कोशिश करें। यदि आप इनको लिखते हो तो फिर आप इनको याद कर, अच्छे से याद कर पाओगे। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये अधिक समय तक, अधिक टाइम तक मेमोराइज रह पाएंगे। नहीं तो आप इनको कुछ दिन में भूल जाओगे, और भूल जाओगे तो फिर वही जब 4 ऑप्शन आएंगे तो कंफ्यूज होगे तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ओजोन परत को जो नष्ट करती है वो कौन सी गैस है मित्रों? क्लोरीन। क्लोरीन मुख्यतः ओजोन को CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नष्ट करती है। क्लोरो फ्लोरोकार्बन नष्ट करती है। इसमें जो नष्ट करती है कौन सी गैस होगी? क्लोरीन। क्लोरीन जिसका रासायनिक परमाणु क्रमांक 17 पाया जाता है। कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक 6 पाया जाता है। गंधक, सल्फर जिसका परमाणु क्रमांक 16 पाया जाता है। ये ऑक्सीजन वर्ग से संबंधित है। क्लोरीन हैलोजनों से संबंधित है, जबकि कार्बन खुद अपने वर्ग का पहला तत्व है। हम ऊपर बता चुके हैं कि कार्बन में श्रृंखलन का गुण सर्वाधिक पाया जाता है। श्रृंखलन को कैटेनेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है मित्रों वो क्या आता है कि पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है?
पत्तियों में मौजूद हरा रंग किससे जाना जाता है? क्लोरोफिल से जाना जाता है। अब जहाँ पर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है वो पौधे के भाग कैसे होते हैं? हरे नहीं होते। जैसे कि जड़ है, जड़ में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तो वे कैसी पाई जाती है? सफेद पाई जाती है। अब टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू जिसे ऊतक बोला जाता है। ऊतक किससे मिलकर बना होता है? सेल से मिलकर बने होती हैं। सेल जिसे कि हिंदी में कोशिका कहा जाता है, जो कि संरचनात्मक और क्रियात्मक रही होती है मानव की संरचनात्मक अर्थात स्ट्रक्चर, क्योंकि मानव का स्ट्रक्चर इससे बना होता है और सभी काम इसी में संपन्न होते हैं, इस वजह से इसको क्रियात्मक अर्थात फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। अब जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं दोस्तों? किसी भी पौधे में जो खनिज पोषक पदार्थों का परिवहन होता है, वो जो नलिकाएं होती है वो उनको जाइलम फ्लोएम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित तो क्वेश्चन है। और अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि हार्मोनों का तंत्र होता है, हार्मोनों से संबंधित होता है। क्या है मेरे मित्रों कि निम्न में से कौन अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो कौन सी ऐसी ग्रंथि है? यहाँ चार ग्रंथि दी गई है। पहली है लार ग्रंथि, ये लर नहीं है, लार है। क्या है? लार। देखो यहाँ चार ग्रंथि दी गई है, इन चार ग्रंथियों में से आपको ये पता लगाना है कि कौन सी अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। अब जब हम इन ग्रंथियों को देखते हैं तो ग्रंथियों को क्वेश्चन को देखते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए कि अंतःस्रावी तंत्र होता क्या है। आपको पीवाईक्यू सोल्व करने का यही तरीका है। आपने जैसे ही क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में आया कि अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, तो ये हार्मोनों से संबंधित तंत्र है। जो हमारे शरीर में ग्रंथियां होती है जो हार्मोनों का उत्पादन करती है, वो अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती है। अब चार ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो ये कैसी ग्रंथि है? ये बहिस्रावी ग्रंथि है। और बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो मुख्यतः एंजाइम का स्रावन किया जाता है। लार ग्रंथियों के द्वारा अनेक एंजाइम, कई एंजाइम स्रावित किए जाते हैं। तो मुख्य जो लार ग्रंथि का एंजाइम स्रावन है वो है टाइलिन, जिसे अल्फा एमाइलेज भी बोला जाता है। जो कि हमारी ये भी क्वेश्चन काफी पेपरों में पूछा जा चुका है कि टाइलिन अल्फा एमाइलेज का स्रावन कहाँ किया जाता है। और ये हमारी स्टार्च का जो हम भोजन करते हैं उसका 30% स्टार्च का पाचन कर देता है। ये भी काफी पेपरों में पूछा जा चुका है कि कितने प्रतिशत स्टार्च का टाइलिन एंजाइम अल्फा एमाइलेज एंजाइम पाचन कर देता है। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन जो पुटअप होता है वो ये होता है कि जब हम भोजन करते हैं तो हमारे मुख गुहा से ही भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। और मुख गुहा में जो सबसे पहले पाचन प्रारंभ होता है वो किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। देखो एमाइलेज नाम से पता चल रहा है, ए ले एज यानी तोड़ने वाला, तो जो एमाइलेज का हो गया कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। तो ये कैसी होगी? अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं होगी। अब नेक्स्ट आता है कि एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि कौन सी होती है? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा एड्रिनेलिन हार्मोन का स्रावन किया जाता है। किसका स्रावन किया जाता है? एड्रिनेलिन हार्मोन का स्रावन किया जाता है। क्योंकि जो पीनियल ग्रंथि होती है, पीनियल ग्रंथि के द्वारा मेलेटोनिन हार्मोन का पीनियल ग्रंथि के द्वारा मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावन किया जाता है, जो कि हमारे 24 ओवर 24 घंटे जो दैनिक नित्य नित्य क्रिया होती है उसका नियमन करता है। जबकि जो एड्रेनालिन होता है वो हमारे फाइट फ्लाइट और फियर, थ्री एफ ग्लैंड भी इसको बोला जाता है। जबकि हार्मोन फाइट फ्लाइट और फियर से संबंधित होता है। क्या होता है दोस्तों? फाइट फ्लाइट और फियर। तो कौन सा हो गया? फाइट फ्लाइट फियर एड्रिनल। और थाइमस के द्वारा क्या किया जाता है? थाइमस के द्वारा टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा जो वो हमें प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये भी एक अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है दोस्तों वो क्या आता है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए, ये आपकी जो एसएससी जीडी परीक्षा है उसमें किस में पूछा गया है? ये 2019 परीक्षा में पूछा गया है। 2019 में 11/2 को जो परीक्षा हुई थी, 11 फरवरी की शिफ्ट सेकंड में आया हुआ, शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो डीएनए का पूर्ण रूप होगा मेरे मित्रों डीऑक्सी राइबो
न्यूक्लिक एसिड। अब चूंकि पिछले साल डीएनए का पूरा नाम पूछा गया है, तो हो सकता है कि इस बार क्या आ जाए, आरएनए का पूरा नाम आ जाए। तो आरएनए का पूरा नाम क्या होगा? राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होगा दोस्तों? राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब आरएनए कई तरह के होते हैं, जैसे एमआरएनए, टीआरएनए। अब डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। कौन से हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और मेथिओनिन। जबकि आरएनए में इनमें से एक नाइट्रोजन क्षार नहीं पाया जाता। उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, ये थे आज की एसएससी जीडी परीक्षा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जिनकी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी जो आ चुके हैं और पूछे जाने की पॉसिबिलिटी 99.99% है। तो इसी प्रकार अपनी सफलता को मजबूत करने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।